Okay, now in this part of video we see next application of Ampere's law, Ampere's circuital law, that is intensity at any point due to an anchor ring or toroid. So first of all what, देखिए टोरॉइड भी क्या है, व्हाट इज़ टोरॉइड, है ना। तो टोरॉइड भी एक सोलेनॉइड टाइप सोलेनॉइड ही होता है। सोलेनॉइड में क्या होता है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, किससे, इसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में। और सोलेनॉइड में जो टर्न्स लगाते हैं हम इस तरीके से लगाते हैं, अलोंग द होल लेंथ वायर के टर्न्स ऐसे लपेटे जाते हैं इसमें, लाइक दिस, राइट। तो ये सोलेनॉइड है। अब ऐसा सोलेनॉइड जो रिंग में चलता है, मतलब हम क्या करें, इसमें टर्न्स इस तरीके से ले, अब ऐसे सोलेनॉइड में टर्न्स ऐसे थे, है ना। एक सोलेनॉइड ही लेते हैं हम, लेकिन टर्न्स उसके कैसे रखते हैं अपन, इस तरीके से पूरे में लपेटते हैं इसको ऐसे, और पूरे डायमीटर के थ्रू। तो अब जो आपके सामने एक सोलेनॉइड जैसा ही दिखेगा, इसको हम क्या बोलने लगते हैं, एंकर रिंग और टोरॉइड। सोलेनॉइड की क्या खासियत होती है, ये पतला, ये डायमीटर कम होता है उसका, और लेंथ बहुत बड़ी होती है। इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, टर्न हम ऐसे लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में नहीं, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे तार घूमेंगे इस तरीके से और पूरे में टर्न हो जाएंगे। तो जो रिंग आएगी हमारे पास, जो सोलेनॉइड आएगी, है ना, इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, एंकर रिंग और टोरॉइड। क्लियर। तो इसको जब हम फिगर में बनाएंगे तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा बना नहीं सकते, है ना। तो हम इसको दो सरफेसेस में बताएंगे। सामने से आपको ये ऐसे दिखेगा, हाँ। और टर्न्स इसमें कैसे होंगे, इस तरीके से वायर लेकर हम ऐसे ये टर्न हो लेगा पूरी रिंग में, सामने से ऐसे ही दिखेगा। हाँ, जब आप इसमें इस डायरेक्शन में वायर को टर्न करोगे तो ये ऐसे दिखने लगेंगे, फ्रंट से ऐसे वायर लपटे हुए, है ना। दिस इज़ कॉल्ड एंकर रिंग और टोरॉइड। ऐसा होता है, फिगर में ऐसा दिखेगा। ये टर्न कैसे है, समझ गए आप। करंट आई इस तरीके से, जैसे ही हम वायर से एंटर करेंगे तो ये पूरे टोरॉइड में ऐसा घूमते हुए पूरा करंट चला जाएगा इस तरीके से। क्लियर। तो दिस इज़ टोरॉइड, हमने मान लिया इसका सेंटर O है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें दो रेडियस दिख रहे होंगे आपको, है ना। सपोज आउटर रेडियस ब्लैक वाली ऑफ टोरॉइड, यहाँ इट इज़ R1 एंड इनर रेडियस ऑफ टोरॉइड इज़ R2। ठीक, तो ये है टोरॉइड। दैट मीन्स अ सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ रिंग्स इज कॉल्ड व्हाट, टोरॉइड। ऐसी सोलेनॉइड जो रिंग्स के फॉर्म में आगे बढ़ी होती है ऐसी, उसको हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलने लगते हैं। क्लियर। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोलेनॉइड, लेकिन इसकी लेंथ बहुत लंबी नहीं होती। बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ
रिंग्स इज कॉल्ड टोरॉइड। अब एक पॉइंट है जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो इसका डायमीटर, सोलेनॉइड शब्द किसी में लग जाए का मतलब है इसका डायमीटर भी कम है, ठीक। अब जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के लिए पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि पी पॉइंट इसकी आउटर सरफेस पर यहाँ कहीं हो सकता है, पी पॉइंट इसकी इनर सरफेस पर यहाँ कहीं भी हो सकता है, हाँ, और पी पॉइंट टोरॉइड के बाहर कहीं यहाँ भी हो सकता है। हाँ, ये फिगर में आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, मैंने बताया डायमीटर बहुत कम होता है इसका, और उसमें आपने वायर्स को इस तरीके से लपेट दिया है तो अंदर ज़्यादा जगह बचने वाली है नहीं, हाँ। तो कहाँ, इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, और या फिर टोरॉइड के बाहर यहाँ कहीं हो सकता है। तो ऑल 3 पोजीशंस के लिए, पॉइंट पी की 3 पोजीशंस के लिए हमको इंटेंसिटी बतानी पड़ेगी इसमें, क्लियर। तो पॉइंट पी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इसमें बाहर वाला बस दिखा दे रहा हूँ। 3 पोजीशन कौन सी, यहाँ हो सकता है आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर, और आउटसाइड द टोरॉइड हो सकता है ये, ठीक है। तो एक बस बना देता हूँ मैं, बाहर वाला बस पी बना दिया, ठीक। ये फिगर बन जाए, बना लीजिए इसको। So we have a toroid, its center is O, its internal radius is R2 and external radius is R1, हाँ। From its center O at some distance x, suppose there is any point P on which intensity of magnetic field is to be found. So for point P, as we discussed earlier, for point P there are 3 possibilities that the point can be on the inner surface of the toroid, that means here, इस पूरी रिंग में कहीं पर भी। The second possibility is the point P can be on the outer surface, and the third position of point P will be, it is outside the outer or external surface, clear। Total number of turns in toroid be n, then what is total current, ni, I करंट आपने दिया तो पूरी टोरॉइड से एक साथ कितना करंट फ्लो होगा, ni, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, क्लियर। नाउ वी सी फर्स्ट केस, व्हेन पॉइंट P is on inner surface, तो पॉइंट P अगर इनर सरफेस में हुआ तो क्या मतलब, यहाँ पर, क्लियर। तो पॉइंट P यहाँ है, तो देखो इंटेंसिटी का डायरेक्शन रिंग में मैंने आपसे बताया था कि टूवर्ड्स द टेंजेंट होता है, हाँ। तो इसका लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, थीम वही रहेगी भाई, हम लाइन इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। एम्पियर ने अपना फॉर्मूला दे दिया है, एम्पियर का फॉर्मूला भी ठीक है, हमने जो निकाला है वो भी ठीक है, दोनों को इक्वल रख देंगे, मेन थीम वही रहेगी। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको निकालना है। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू डी एल कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0। क्यों, किसी भी रिंग का जो करंट एलिमेंट होता है वो इंटेंसिटी के सेम डायरेक्शन में हो जाता है, ये दैट्स वाई थीटा कितना होता है, 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बी आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल बस बचा। तो किसी भी रिंग में
सारे डीएल्स का इंटीग्रेशन मतलब समेशन कितना होगा भाई, 2πr2 सरकमफेरेंस ऑफ इनर रिंग 2πr2 होगा, राइट। ये मिला हमको क्या, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू टोटल करेंट। तो टोटल करंट कितना है भाई थ्रू द टोरॉइड, एन आई है ना, सिर्फ आई ना लिख लेना, एन आई लिखना पड़ेगा इसे। क्लियर? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 बाय फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द वैल्यूज विल बी सेम। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, यस b इंटू 2πr2 इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई। क्लियर? हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, b की वैल्यू निकालना है, सबका साइड चेंज कर दो। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 2π n इंटू आई बाय R2 क्या, टेस्ला। तो इनर सरफेस पर इतनी इंटेंसिटी होती है भाई टोरॉइड की। क्लियर? नाउ केस सेकेंड, पोजीशन सेकेंड, व्हेन पॉइंट P इज ऑन आउटर सरफेस। तो देखो अगर पॉइंट P आउटर सरफेस पर होगा तो नाउ इंटीग्रेशन dl अब क्या आने लगेगा, 2πr1 आने लगेगा, है ना। बाकी काम पूरा सेम, यहाँ R2 की जगह क्या आ जाएगा, R1 बन जाएगा, लिखते सभी से, केवल इसकी जगह R1 हो जाएगा। एंड तो ये आपको होमवर्क है ना, सॉल्व करना है। और थर्ड पोजीशन, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड एक्सटर्नल सरफेस। तो पॉइंट P अगर टोरॉइड के बाहर ही हुआ, हाँ, तो करंट तो यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इस बाहर साइड कोई इंटेंसिटी वर्क नहीं करेगी। दैट मीन्स B की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। Clear? In last part of the video, last video we have did what, intensity at any point due to toroid, है ना। After that we see a device called cyclotron. Cyclotron actually it is we have learned now or heard that cyclone वर्ड हियर किया होगा आपने, भवंडर जो उठते हैं, है ना, हवा में। हमारे हिंदुस्तान में तो ठीक है, अमेरिका में तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं ये, और बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। इनका शेप अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से राउंड इनके बढ़ते हुए ये ऐसे चलते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे चलते हैं ये, है ना। बॉटम पर जो हवा के रोटेशन की जो रेडियस होती है वो कम होती है, और धीरे धीरे ये रेडियस प्लस स्पीड इसकी बढ़ती चली जाती है। और एट टॉप यहाँ, है ना, यहाँ हवा के घूमने की रेडियस और स्पीड मैक्सिमम यहाँ होती है, राइट। तो हमने जो अपने इधर जो साइक्लोन्स देखे होंगे इंडिया में, तो हम गर्मी के समय पर हमको छोटे मोटे दिख जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि ये छोटे मोटे कागज़ के टुकड़ों को अपने साथ उठा लेता है ऊपर, है ना, और ऐसा घुमाते लाएगा
और फाइनली लास्ट रेडियस से बाहर फेंक देता है। और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका वगैरह, इसमें तो ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये मोटर बाइक्स, कार्स वगैरह को भी अपने साथ उठा लेते हैं और यहाँ से घुमाते हुए उठाएंगे, और जब यहाँ से वो इससे छूटती है तो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाके गिर जाती हैं, इतना तेज, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, राइट। तो इसी प्रिंसिपल पर कि अगर हम किसी पार्टिकल को बढ़ती हुई रेडियस के साथ अगर हम रोटेशन दें तो रेडियस के बढ़ने से इसकी एनर्जी प्लस वेलोसिटी दोनों इंक्रीज होती जाती हैं, एंड फाइनली लार्जर और लार्जेस्ट रेडियस से अगर हम इसको बाहर निकाल लें इस साइक्लोन से, तो ये जो भी पार्टिकल होगा ये हाई वेलोसिटी विथ हाई एनर्जी बाहर निकलेगा। जैसा कि है ना, साइक्लोन ने इसके चपेट में आए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो कैसा फेंका, ये तो रुका हुआ था जब इसने उठाया होगा, यहाँ कार खड़ी थी मान लीजिए, और ये जब उसके ऊपर आया तो क्या जीरो पोजीशन से इसने इसको पिक किया, राइट, रोटेट किया, तो यहाँ कम स्पीड रही होगी, स्पीड बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे रेडियस, क्यों साइक्लोन का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टॉप टू बॉटम एक जैसी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए ना, या टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर में टाइम एक जैसा लगता है। तो यहाँ देखो आप, मान लीजिए मैं आपको इस सर्किल में घूमने को कहूँ, टाइम है आपके पास 2 सेकंड का, तो आप आराम से है ना पैदल ही घूम लोगे, रेडियस छोटी है। अब बोलूँ तो, और अब बोलूँ तो, और अब टाइम यही है। सेम विथ साइक्लोन, हर लेयर का टाइम पीरियड तो एक जैसा ही है, एक ही टाइम में वो एक चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ छोटे सर्किल पर जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी। आपको 2 सेकंड में बड़े ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए कोई कहेगा तो पैदल लगा लोगे अब 2 सेकंड में? नहीं, आपको बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा, मे बी आपको कोई बाइक्स या कोई और चीज़ यूज़ करनी पड़े उतने, राइट ना, मतलब हाई वेलोसिटी से चलेगा। सेम विद दिस पार्टिकल, जैसे रेडियस इंक्रीज होती है तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है, और हाईएस्ट रेडियस वाले पाथ में इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है, और यहाँ से अगर ये बाहर निकलेगा तो विथ हाईएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट वेलोसिटी निकलेगा। यही कारण है कि ये बहुत दूर जाके गिरते हैं। क्लियर? अगर हम इसी टेक्निक का यूज़ अल्फ़ा पार्टिकल को पिक करके उसको राउंड कराएं अगेन एंड अगेन, कैसे? सर्कुलर पाथ में विथ इंक्रीजिंग रेडियस, हाँ, इफ बी मेड एनी अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन इन अ circular path of increasing radius, then its velocity and energy also increases with the increment of radius, and finally when it reaches to the highest radius path, its velocity and as well as its energy both will be maximum। और फिर यहाँ से हम इसको निकाल के, है ना, जो भी इसका टारगेट होगा उस पर हिट कराते हैं। ये टारगेट हो गया, तो ये हाई एनर्जी और हाई वेलोसिटी से लेस ये अल्फ़ा पार्टिकल जब इस टारगेट को हिट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। क्लियर? तो जहाँ हमको इन हाई एनर्जी के पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, उनको हाई एनर्जी और हाई वेलोसिटी देने के लिए डिवाइस का यूज़ किया जाता है, साइक्लोट्रॉन। क्लियर? तो यही प्रिंसिपल है इसका, क्या कि अगर हम किसी पार्टिकल को बढ़ती हुई रेडियस के पाथ में, है ना, बार बार घुमाएं तो रेडियस के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी एंड एनर्जी दोनों क्या होती जाती हैं? इंक्रीज होती जाती है, और हाईएस्ट रेडियस से जब ये बाहर निकलता है तो इसकी वेलोसिटी और एनर्जी दोनों हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो देखो इसमें क्या दिखेगा आपको, इस डिवाइस में डी शेप की 2 पाइप्स लिए जाते हैं इस तरीके से,
ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्या बोले अपन, बॉम्बू होता है बांस मोटा वाला, अगर हम उसको बीच से पूरा खड़ा ऐसा काट दें तो आप देखोगे दो इस टाइप के शेप दिखाई देंगे आपको। देखना डी शेप दिखेगा क्या, ऐसे डीज, हाँ बिल्कुल ऐसा ही पाइप लिया जाता है। हाँ, इनका नाम ही डीज है, लंबे रहेंगे। हाँ, अगर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा सामने से तो ये ऐसा दिखेगा, बिल्कुल वही शेप जो मैंने आपसे बोला है ना। किसी बॉम्बू को हमने क्या किया, 20 से इस तरीके से 20 से 2 टुकड़ों में किया, बिल्कुल बराबर बराबर 2, तो कैसे निकलेंगे आपके 2, हाँ सेमी सिलेंड्रिकल शेप में निकलेंगे। सिलेंड्रिकल होंगे वो आधा सिलेंडर बीच से, राइट। तो ये इसका मैंने आपको क्रॉस सेक्शन वाला सामने वाला हिस्सा बना रहा हूँ मैं। अब दोनों के बीच में छोटा सा गैप रखा जाता है, यहाँ बहुत छोटा सा गैप होता है, हम फिगर में थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं। दोनों का नाम क्या है, डीज ही इनका नाम है, डी शेप के कारण इनका नाम ही डी रख दिया गया है। इसको बोलेंगे हम डी नंबर 1, डी नंबर 2, हाँ इनका नाम ही डीज है, ठीक। अब इनकी दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप रखा जाता है जिस पर हम एक सोर्स रखते हैं एस, जो कि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। ये सोर्स भाई पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये हाथ में लिए और इसमें भर दिए। हमको कुछ ऐसा करना होगा कि पार्टिकल ही अंदर प्रोड्यूस हो, दिखते थोड़ी है। ये पत्थर अत्थर होता तो हाथ से लेके भर देते हम इसके अंदर ना, लेकिन पार्टिकल तो सोर्स ही दोनों डी, ये दोनों डी हो गए इस शेप में। हाँ, तो इनको इस तरीके से स्मॉल गैप रखते हुए रखा जाता है, ऐसे फ्रंट से आपको डी दिख रहे होंगे। और सोर्स जो है यहाँ जो गैप रहेगा बीचों बीच, ये गैप वाला हिस्सा, यहाँ पर एक आयन सोर्स विच प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऐसा सोर्स रख देते हैं हम बीचों बीच यहाँ पर। क्लियर। अब इस डी में हम क्या करेंगे, इसको हाई, दोनों डीज को एक ऑक्सीलेटर से जोड़ देते हैं जो एसी करंट इसको प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कौन, ऑक्सीलेटर। आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेटर एक डिवाइस है जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब हम इससे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, फ्लक्चुएट नहीं होगी इससे। नॉर्मल करंट क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। ऑक्सीलेटर से जो करंट मिलेगा आपको, जैसे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर सेट कर दी मान लीजिए, तो ये सारे के सारे ऑक्सीलेशन इसके हमेशा 50 हर्ट्ज पर ही रहे आएंगे, चेंज नहीं होंगे। क्लियर। तो ऑक्सीलेटर है ना, आपको है कोर्स में, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे बनता है, हम बनाएंगे इसको, ठीक है। फिलहाल ये क्या कर सकता है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर सकता है जो फ्लक्चुएट नहीं होंगे, अप एंड डाउन नहीं होंगे, एक जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी, ठीक है। इनका यूज़ आपके टेलीविज़न सेट्स वगैरह में भी होता है। रिमोट से आप चैनल दबाते हो ना, तो वास्तव में हर चैनल की फ्रीक्वेंसी है, आपने 115 डायल कर दिया तो वो 115 पर वो ऑक्सीलेटर सेट हो जाता है टीवी के अंदर, तो उसी फ्रीक्वेंसी का चैनल आपको दिखने लगता है टीवी में। ऑक्सीलेटर काम करता है चैनल चेंज करने में, है ना, नहीं तो डिस्क कनेक्शन से तो सारे चैनल आ रहे हैं तो टीवी सब थोड़ी दिखा देगी आपको एक साथ। आप पर्टिकुलर एक चैनल एक बार में लगाते होगे ना, तो जो आप नंबर डायल करते हो एक्चुअली दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल, एंड व्हेन वी डायल 115 the oscillator connected in the television set, it sets in the frequency of 115 and only 115 frequency channel is shown in the your television, that's it. Clear। तो ये है ऑक्सीलेटर, इसके बारे में और डिटेल बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक।
तो ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। ये 10⁴ हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ टू 10⁵ है ना, वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इसमें। हाई वोल्टेज है ये, ठीक। अब ये डीज होगा, ये ऐसे देखेंगे भाई आपको, सोर्स यहाँ बीचों बीच आपने पुट कर दिया है। ये है फिगर नंबर 1 जिसमें मैंने क्रॉस सेक्शंस दिखाया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। डीज लिख लेते हैं, डीज का फ्रंट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसमें, ठीक। अब क्या होगा, तो ये डीज हो गए ऐसे सामने से। अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन डीज के सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ यहाँ लगाई जाती है। ये डीज रखा है तो एक मैग्नेट का एन पोल और मैग्नेट का एस पोल इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ लगा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करते हैं हम और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। डीज ऐसे हैं तो मैग्नेट इधर और इधर लगेगा। क्लियर? मतलब डीज अगर आपके ऐसे लंबे, ये ऐसे बना रहा हूँ मैं, D1 D2 ये है, तो इनके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से का एन पोल एंड एस पोल रखा जाता है। ये मैंने वर्टिकल सेक्शन बना दिया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सेकेंड फिगर ये बनेगा आपका। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाते हैं, डीज के इधर एन पोल एस पोल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है लगभग 1 से 2 टेस्ला की, 1 से 2 टेस्ला का। ये 1 टेस्ला से 2 टेस्ला बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है भाई। ये आप नंबर पे ना जाना, 1 और 2 मतलब अभी हमने 1 टेस्ला का मैग्नेट अभी अपन ने प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा, इतना हाई है ये। हाँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर? अब क्या होगा देखिए, ऑक्सीलेशन से, ऑक्सीलेटर की हेल्प से, मान लीजिए बिगिनिंग में जैसे ही इससे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, ये प्लस क्यू, राइट। तो ऑक्सीलेशन से क्या है, इस ऑक्सीलेटर ये फ्रीक्वेंसी सेट करेगा। मान लीजिए D1 जो है इस समय पॉजिटिवली चार्ज्ड है और D2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है सपोज, या D1 नेगेटिवली है, ऐसे देख लो, D1 नेगेटिवली चार्ज है और D2 पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल जैसे ही सोर्स से प्रोड्यूस होगा तो इसमें प्लस चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले डीज के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर कर जाएगा अट्रैक्शन से, राइट। जैसे ही ये इस डी के अंदर एंटर करेगा, है ना, इस समय इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, शून्य हो जाती है। स्फीयर में भी देखा था आपने, बाहर होती है फील्ड, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया किसके, D1 के, जो भी नेगेटिव होगा उसके अंदर। मैंने D1 को नेगेटिव ले लिया है एट द बिगिनिंग और D2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या अट्रैक्ट करता है, तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही ये बाउंड्री के अंदर पहुंचा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमने पढ़ा था मूविंग चार्ज पर QVB एक लॉरेंज फोर्स वर्क करने लगता है, बताया होगा मैंने आपको। हाँ, मूविंग चार्ज पर वर्क करने वाले फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, QVB साइन थीटा इसका फॉर्मूला था, ठीक। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स वर्क करेगा,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगी हुई है बाहर से, तो इस पर एक फोर्स वर्क करेगा। इस फोर्स का यूज़ ये पार्टिकल एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स पहचानते हैं, ऐसा फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा दे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। लास्ट ईयर पढ़ा होगा भाई आपने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म। उसका काम क्या था? जनरेट हुए पार्टिकल को डी के अंदर खींचना। उसने खींच लिया, डी के अंदर जैसे ही ये गया, इसके कारण कोई भी फोर्स इस पर वर्क नहीं करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर वर्क करेगा, जिसका यूज़ ये पार्टिकल क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में यूज़ करेगा और सेमी सर्कल में पाथ में घूम जाएगा अंदर। ऐसा सर्कुलर पाथ लेगा ये अंदर जाते ही, राइट? ये घूम गया। अब देखना, जैसे ही ये इससे घूम के बाहर निकलेगा, यहाँ फिर से गैप में पहुंच रहा है ये, ठीक इसी समय क्या होता है? ऑक्सीलेटर इसकी फ्रीक्वेंसी को, पोलैरिटी को चेंज कर देगा। ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीलेटर एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से काम करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी होती है, सेट की जाती है कि जितनी देर में ये आधा चक्कर लगाए अंदर, उतनी देर में इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। तो ये निकलने को हुआ बाहर और पोलैरिटी हुई चेंज। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्टिकल इस डी में एंटर कर जाएगा यहीं से, और जैसे ही अंदर गया, हाँ, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। देखो इधर फोर्स लगा था तो आधा घूमा, एक बार फिर फोर्स लगा। जैसे कोई पार्टिकल आपके सामने से आ रहा है, आपने एक फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ गई है मतलब, और यहाँ से दूसरे ने फोर्स लगा दिया तो और स्पीड बढ़ जाएगी क्या इसकी? बिल्कुल सेम इस पार्टिकल के साथ होता है। तो यहाँ से फील्ड ने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने, ये सेमी सर्कल में घूमा, बाहर निकला, D2 नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सेम टाइम पर, तो ये इसमें एंटर कर गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फिर से लार्जर रेडियस के सेमी सर्कल में घूमेगा, दूसरे डी के अंदर जाके रेडियस बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ जाएगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। अभी बताया था मैंने आपको, हाँ। जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा, पोलैरिटी फिर चेंज होगी, इसमें एंटर करेगा, और बड़ी रेडियस, और बड़ी रेडियस, और बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस, ऐसे घूमते घूमते ये, है ना, आखिरी रेडियस में जो सबसे पॉसिबल आउटर मोस्ट रेडियस है उसमें पहुंच जाएगा, ऐसे घूमते घूमते। और फिर इसको यहाँ से बाहर ये आखिरी रेडियस से फिर बाहर निकलेगा भाई। इस आखिरी रेडियस पर इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी एटमोस्ट हो चुकी होगी, और इसका की वेलोसिटी भी हाईएस्ट हो चुकी होगी, जैसा कि अभी मैं आपको साइक्लोट्रॉन में बता रहा था लास्ट रेडियस में। और ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी और एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा डी से, ठीक। अब इसको, अब तो ये कहीं पे भी भागेगा, तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट, डिफ्लेक्शन प्लेट बाहर लगा देते हैं, टी, कुछ भी नाम दे दो, टी ही दे देते चलो। ये पार्टिकल इस प्लेट को हिट करेगा। ये प्लेट आपकी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आप आईने से सनलाइट को कहीं पर भी मोड़ सकते हो, करते होगे ना, सन के सामने आईना लेके उसका फोकस किसी के भी ऊपर सेट कर लेते हो आप, हाँ। सेम काम हम इस टीवी से करेंगे। क्यों? अभी तो ये कभी बाहर निकला तो भाग देगा ना कहीं पर भी, तो हम इस प्लेट पर इसको इंसिडेंट करेंगे भाई, जो बाहर निकलेगा पार्टिकल, और इस प्लेट को ऐसा सेट कर लेंगे हम कि ये इससे डिफ्लेक्ट होके जिस टारगेट पर हमको इसके ऊपर बम्बर्ड करना है उस टारगेट पर गिरे। क्लियर? इस तरीके से हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हाईली एनर्जी और हाई वेलोसिटी वाला पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? क्लियर? प्रिंसिपल वर्किंग सब कुछ बोल दिया हूँ भाई मैं। प्रिंसिपल क्या, आपने क्या किया है, पार्टिकल को आपने बार बार
सर्कुलर पाथ में, हाई रेडियस की सर्कुलर पाथ में घुमाया है, जिसकी वजह से हर बार उसकी वेलोसिटी और एनर्जी बढ़ती गई थी और फिर ये मैक्सिमम रेडियस से मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ एग्जिट होगी। क्लियर?